होटल और रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पूरी तरह ग्राहक पर निर्भर करेगा कि वो दें या नहीं दें। इस बारे में सरकार ने गाइडलाइंस तय कर दी हैं और इसके तहत होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज तय नहीं कर सकते। ये पूरी तरह कस्टमर पर निर्भर होगा और ये टोटली वॉलंटरी होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने इस बारे में गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक बिल में सर्विस चार्ज का कॉलम ब्लैंक छोड़ा जाएगा, जिसे फाइनल बिल देते समय कस्टमर भरेगा। हमने एडवाइजरी जारी कर दिया है, स्टेट्स गवर्नमेंट को भी लिखा है, और जब सर्विस चार्जेज नहीं रहेगा तो फिर क्यों कोई लेगा। जल्द ही आपको पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ट्वीट के मुताबिक ग्राहकों को प्री बुकिंग के जरिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करने के लिए मंत्रालय विचार कर रहा है। फ्यूल स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। करीब 35 करोड़ लोग रोजाना फ्यूल स्टेशन पहुंचते हैं। इन स्टेशन पर सालाना करीब 2500 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। एयर इंडिया ने रियायती टिकट देने के लिए सीनियर सिटीजन की उम्र सीमा 63 से घटाकर 60 साल कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सभी घरेलू उड़ानों के लिए रिवाइज्ड उम्र सीमा तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले ये नियम लागू किया गया है। आपको बता दें कि एयर इंडिया में सीनियर सिटीजन को इकोनॉमी क्लास की रिजर्वेशन बुकिंग पर 50% की रियायत मिलती है। ट्रेन से सफर करना अब और आरामदायक होने जा रहा है। रेलवे ने टिकट बुकिंग से लेकर ई केटरिंग तक में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले फाइनल किया जाएगा। चार्ट तैयार होने के बाद तत्काल के टिकट रिजर्वेशन विंडो और ऑनलाइन दोनों तरीके से बुक कराई जा सकेगी। जब तक दूसरा चार्ट तैयार ना हो जाए, दूसरा चार्ट तैयार होने के बाद खाली सीटों को अगली रिमोट लोकेशन के लिए ट्रांसफर किया जा सकेगा। देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी रिटर्न पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर रिफंड को बंद कर दिया है। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर साफ कहा गया कि रिफंड का ऑफर खत्म कर दिया गया है और सभी बिक्री अंतिम मानी जाएगी। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों की कामयाबी के पीछे बड़ी वजह भारी डिस्काउंट के साथ उनकी रिफंड पॉलिसी रही है, जिसमें बिना कोई सवाल किए प्रोडक्ट को वापस कर पैसे मिल जाते थे। रिकॉल टोटल कॉम्बीफ्लेम जैसी 60 दवाओं के ब्रांड को खराब स्तर का माना पाया गया है। ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने मार्च में जारी अपनी रिपोर्ट में पाया कि इन दवाओं के कई सैंपल स्तर के मुताबिक नहीं है। CDSCO के मुताबिक दवाएं लैब में 2 अहम पैमाने पर फेल हो गईं। पहला ये कि इन दवाओं को जितनी देर में शरीर में घुलकर असर करना चाहिए था, उतनी देर में असर नहीं कर रही थी। जबकि दूसरी दवाओं के सैंपल में पाया गया कि सॉल्ट की क्वालिटी और मात्रा दोनों पैमाने के मुताबिक नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अनिवार्य किए जाने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आधार को अनिवार्य कैसे किया जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या पैन कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने का एक रास्ता आधार को जबरदस्ती अनिवार्य करना ही है। रविवार को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में कृषि सेक्टर फोकस में रहने वाला है। बैठक में नीति आयोग के अधिकारियों से 2 साल का लेखा जोखा भी मांगा जाएगा। साथ ही अधिकारियों को अगले 3 साल का प्लान भी देना होगा। बैठक में कृषि सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर चर्चा होगी। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। इसके लिए ट्विटर पर एक हैशटैग बनाया गया है जिस पर आम लोग अपनी राय दे सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मिलकर हैशटैग MOCISEVA यानी मौसी सेवा की शुरुआत की है। इस हैशटैग पर लोग अपनी राय दे सकेंगे। साथ ही ट्विटर पर पेरिस्कोप लाइव वीडियो सेशंस भी होगा। इस लाइव सेशन को फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। पहला सेशन 28 अप्रैल को होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिन्होंने ब्लैक मनी घोषित की है उन्हें सरकार ने थोड़ी राहत दी है। स्कीम के 31 मार्च तक टैक्स सरचार्ज और पेनल्टी जमा कर चुके लोग अब 10 मई तक कागजी कार्रवाई पूरी कर सकेंगे। स्कीम के तहत डिपॉजिट करने की तारीख पहले ही 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। घोषित ब्लैक मनी का 25% हिस्सा 4 साल के लिए जमा कराना होगा जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद नोटिस पीरियड पूरा नहीं करने पर अगर कंपनी आपकी सैलरी काट लेती है तो उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT ने अपने एक फैसले में कहा कि कर्मचारी को मिलने वाली एक्चुअल सैलरी पर ही टैक्स लगेगा। IT एक्ट के मुताबिक तय सैलरी के हिसाब से टैक्स लगता है, चाहे वो कर्मचारी को मिली हो या नहीं। वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद वोडाफोन अपनी 9% अतिरिक्त हिस्सेदारी आदित्य बिरला ग्रुप को बेचेगी। ये हिस्सेदारी 130 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेची जाएगी। दोनों कंपनियों के बाद बनाई गई कंपनी में वोडाफोन की हिस्सेदारी 50% और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी 21% होगी। विलय के समय वोडाफोन 4.9% हिस्सेदारी विलय के बाद बनी कंपनी में आदित्य बिरला ग्रुप को 3,874 करोड़ रुपए में ट्रांसफर करेगी। हिस्सा ट्रांसफर के बाद आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़कर 26% हो जाएगी और वोडाफोन की हिस्सेदारी 45.1% हो जाएगी। वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर ने डील की मंजूरी के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अर्जी दाखिल की है। सूत्रों के मुताबिक 19 अप्रैल को दोनों कंपनियों ने अर्जी दाखिल की थी और सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियों ने कहा है कि वो 1 साल में एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम सरेंडर कर देंगे। सूत्रों का कहना है कि डील की मंजूरी के लिए दोनों कंपनियों ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास भी अर्जी दाखिल की है। दोनों कंपनियों ने 20 मार्च को मर्जर का ऐलान किया था। नवी मुंबई एयरपोर्ट की राह की एक और अड़चन दूर हो गई है। एयरपोर्ट के लिए स्टेज 2 की भी पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। प्रोजेक्ट को अभी तक स्टेज 2 का फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना बाकी था। प्रोजेक्ट को शुरू करने में आ रही पर्यावरण की अड़चन अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि GVK को नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आज सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय मुंबई की सेबी कोर्ट में पेश हुए। सुब्रत रॉय की पेशी के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया। गैर जमानती वारंट रद्द करते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि सुब्रत रॉय व्यक्तिगत रूप से हर सुनवाई पर हाजिर होंगे। इस केस की अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी। अदालत में सुब्रत रॉय को श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने LIC से कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 15% से कम करने को कहा है। IRDA ने ये आदेश उस एक याचिका के बाद दिया जिसे हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। याचिका में सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा टोबैको कंपनियों में हिस्सेदारी लेने पर सवाल उठाए गए हैं, जो कि सरकार ने एंटी टोबैको मुहिम के खिलाफ की है। LIC की करीब आधा दर्जन कंपनियों में हिस्सेदारी 15% से ज्यादा है, जिसमें ITC, L&T, कॉर्पोरेशन बैंक, MTNL, इलाहाबाद बैंक शामिल है।
भारतीय बाजारों की आज मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाए। निफ्टी ने इंट्राडे में 9100 के स्तर को भी तोड़ दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 57 अंक और निफ्टी 17 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। हॉजरी और गारमेंट मैन्युफैक्चरर डॉलर इंडस्ट्रीज की आज एनएसई पर डायरेक्ट लिस्टिंग हुई। पहले ये कंपनी कोलकाता एक्सचेंज में लिस्टेड थी और ये एक्सचेंज बंद होने के बाद आज इसकी एनएसई पर लिस्टिंग कराई गई। लिस्टिंग 1314 रुपये पर हुई है। लिस्टिंग के बाद ही शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 1379 रुपये 70 पैसे तक गया। एक्सचेंज ने शेयर का अपर प्राइस बैंड 1379 रुपये 70 पैसे और लोअर प्राइस बैंड 1248 रुपये 30 पैसे तय किया। कंपनी निश्चित रूप से ये चाहती है कि सभी को एक साथ ग्रोथ करना चाहिए। उसके बाद कंपनी ने कदम उठाया कि हम कलकत्ता से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में माइग्रेट करेंगे। आज हमारी वो भूमिका निश्चित रूप से रंग लाई है और जिस प्रकार से आज इन्वेस्टर्स को जो ग्रोथ दिख रही है हमारे शेयर के प्राइसेस में, कंपनीज की ग्रोथ के हिसाब से निश्चित रूप से भविष्य में भी वो हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। चौथी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा अनुमान के मुताबिक रहा। जनवरी-मार्च तिमाही में बैंक का मुनाफा 18% बढ़कर 3,990 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 3,374 करोड़ रुपए रहा था। चौथी तिमाही में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 7,454 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,055 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं बैंक के एनपीए बिना बदलाव के स्थिर है। साइरस मिस्त्री की कंपनियों ने एनसीएलटी के आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी है। एनसीएलएटी में साइरस मिस्त्री ग्रुप की कंपनियों ने टाटा सन्स और मैनेजमेंट के खिलाफ गड़बड़ी का आरोप लगाया है। साइरस मिस्त्री कैंप ने बुधवार को एनसीएलएटी में अर्जी लगा दी है और एनसीएलटी मुंबई बेंच ने साइरस मिस्त्री ग्रुप की 2 कंपनियों की अर्जी को मार्च में ही खारिज कर दिया था। बाद में साइरस मिस्त्री ग्रुप की कंपनियों ने याचिका दायर करने की शर्त में रियायत की मांग की थी, लेकिन एनसीएलटी ने वो भी खारिज कर दी। एनसीएलएटी जल्द ही केस की सुनवाई की तारीख तय करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश के सुहागपुर में के अपने कोल ब्लॉक से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। 15 से 18 महीने में प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश में नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है। फिलहाल आरआईएल ने 3.5 मिलियन क्यूबिक मीटर रोजाना प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है। एलएनटी ने दक्षिण कोरिया की डिफेंस कंपनी हानवा टेकविन के साथ डील साइन की है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारतीय फौज के लिए 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर गन बनाएंगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी बिजनेस के एडिटर मिहिर भट्ट के साथ खास बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि भारत की 50 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी पर एमएनसी का कब्जा है और इसमें चीन की कंपनियां सबसे आगे हैं। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियां हर साल 2 लाख करोड़ रुपए लूट रही हैं। आज करीब 2 लाख करोड़ रुपए का तो एडिबल ऑयल है, उसमें भी करीब 80% विदेशी कंपनियां हैं। कुछ आप झलक दे सकते हैं जब आप कह रहे हैं कि अभी तो हमने वो शुरुआत की है? नहीं, अब हमने जैसे बोला, आप देखो अब जो है अडानी और दूसरी विल्मर है, तो विल्मर चाइनी कंपनी है, तो ये अडानी जो है ये नाम स्वदेशी होने से कोई स्वदेशी नहीं हो जाता है। 50% विल्मर का है। आप यदि कोई भी अडानी विल्मर का तेल खरीदते हैं तो इसका मतलब आप चीन को पैसा दे रहे हैं, चीन को ताकत दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान में आतंकवादी को पनाह दे करके और आपके देश की एकता, अखंडता को, संप्रभुता को, देश की आज़ादी को खतरे में डाल रहे हैं। 2030 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी होगी, ये कहना है द ग्लूम बूम एंड डूम रिपोर्ट के मार्क फेबर का। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में निवेश गुरु मार्क फेबर ने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता में भारतीय बाजार और प्रॉपर्टी में निवेश करूंगा। उन्होंने कहा कि भारत में ग्रोथ की काफी संभावना है। In 20-30 years, India will be the second largest economy in the world. That is possible if everything goes well. So I would say investors by and large
are underweight India. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर विल्बर रोज के साथ बातचीत में H-1B वीजा के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने अमेरिका में कुशल भारतीय पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया। जेटली ने रोज से बातचीत में जोर देकर कहा कि जो दोनों देशों के हित में है वो बने रहना चाहिए। बैठक के दौरान रॉस ने कहा कि अमेरिका ने H-1B वीजा मामले की समीक्षा शुरू की है और इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है।